सर आपकी जो दाढ़ी बड़ी फेमस है। थैंक यू डॉक्टर। You are the ready for this. और वो मेरा शरीर है। It's not an ordinary person. शैतान हूँ मैं, शैतान। आप तो मैकेनिकल इंजीनियर थे सबसे पहले, तो आर्मी कैसे ज्वाइन किया? 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया एंड उसके बाद मैं कमीशन हुआ ऑफिसर। और फिर कैसे मॉडलिंग में आ गए फिर आप? 21 ईयर सर्विस की मैंने। उसके बाद किसी ने आके बोला कि ये तेरा लुक बड़ा अच्छा है, मॉडलिंग ट्राई कर ले। तो बस मॉडलिंग ट्राई कर ली। जब देखा कि अच्छा हो रहा है तो फिर मैंने सब दरवाजे बंद करके मैं यही रास्ता अपनाता हूँ, क्योंकि शुरू से जब मैं फौज में भी गया था तब एक ही बात सीखी, कोई काम उठाओ ना तो उसको 100% करना ही करना है। आपको इस बात का डर नहीं लगा कि 44 ईयर्स मेरी एज है और मुझे कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी? हर दिन कम से कम 5 से लेकर 7 किलोमीटर आप रन करते हैं। हमेशा फिट नहीं रहा मैं। फौज में चोट लगी थी मेरे को, तो उस वजह से डॉक्टर ने मेरे को मना किया है कि मैं स्विमिंग नहीं करना, वेट्स नहीं उठाना, 2 व्हीलर नहीं चलाना। तो सडनली एकदम से ज़मीन हिल गई थी कि बोला कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक आप स्किन का केयर कैसे करते हैं? फ्रैंकली टेलिंग मैं कुछ नहीं करता। जैसे 50-60 के आसपास होते हैं एक्टर वगैरह होते हैं, ये लोग इन जनरल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में कितना रियली बता पाते हैं, और क्या लगता है ये हाइड करते हैं या फिर? सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड, और आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सबसे पहले थे मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद में वो आर्मी ऑफिसर बने और उसके बाद में उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और काफ़ी अच्छा नाम है उनका। और जब उनको मैं मूवीज़ वगैरह में देखता था, कभी सोचता था कि इनसे कभी मिलेंगे, बात करेंगे उनसे, क्योंकि उनकी स्किन बड़ी अच्छी थी। और कभी-कभी क्या होता है कि आप जिस फ़ील्ड में काम करते हैं ना, तो आपको एक हल्की-सी ललक होती है कि क्या कुछ ये असर कर रहे होंगे, और एक अच्छा मौका मिला उनसे मिलने का। आज वो हमारे साथ में बेसिकली, सो मैं वेलकम करता हूँ नितिन मेहता सर का। सो सर, वेलकम टू अवर स्किन केयर क्लिनिक। थैंक यू डॉक्टर। तो सर मुझे ये बताइए थोड़ी बहुत अपनी जर्नी के बारे में कि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर थे सबसे पहले, तो आर्मी कैसे ज्वाइन किया और फिर कैसे मॉडलिंग में आ गए फिर आप? मैं 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया एंड उसके बाद मैं कमीशन हुआ ऑफिसर एंड आर्मी में रहते रहते मैं इंजीनियर बना। ओके। एंड फिर वहाँ मेरे को मौका मिला कि हेलीकॉप्टर इंजीनियर बनने का। सो मोटिवेशन तो बचपन से ही था, बिकॉज फादर भी आर्मी में। सो उन्हीं को देखा और वही यूनिफॉर्म का चार्म जो था, तो शुरू से रहा कि 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी जाऊंगा और ऑफिसर बनूंगा। तो वही मोटिवेशन था एक मेरा, जो मेरे को आर्मी में लेके आया। राइट। आर्मी में मैंने सर्व किया 21 ईयर्स। जगह जगह पूरे इंडिया घूमा हूँ। एज अ जब बच्चा था तब भी मैं फादर के साथ इधर उधर जाता था, तो अच्छा लगता था घूमते हुए। पूरे आप अपने देश को घूम रहे हो और पूरे देश के अलग 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 जगह पे जा रहे हो, उनके अच्छी चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या कल्चर होता है, वो सब सीखते हो। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। 21 ईयर सर्विस की मैंने, और उसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया एंड तब सोच ही रहा था मैं कि क्या करूं। बस फिर मॉडलिंग में घुसा और बस तब से फुल टाइम मॉडलिंग एंड एक्टिंग के अंदर ही हूँ। राइट। सर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि 40 ईयर्स के आसपास क्या होता है कि हर कोई रिटायर होता है कि भाई मुझे मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज अब मेरी एज हो गई है। आपको इस बात का डर नहीं लगा कि 44 ईयर्स मेरी एज है और मुझे कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी? क्योंकि जनरली ये जो पार्ट जो होता है रिटायरमेंट का होता है, मेल चाहे फीमेल दोनों का ही। जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म छोड़ी थी अपनी, आई वॉज 44 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो कुछ टाइम लगा था मेरे को कि समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। पहले मैं बाइकिंग भी करता था, अच्छा। तो मैं सोचा कि बाइकिंग से ही कुछ करता हूँ। बट सडनली किसी ने मेरा एक, वो कभी कभी होता है ना कि जो अंदर एक कभी कभी बत्ती जल जाती है जो सो रही होती है, लेकिन कोई आके फूंक दे जाता है चिंगारी सी और एकदम वो आग में आ जाती है। राइट राइट। तो किसी ने आके बोला कि ये तेरा लुक बड़ा अच्छा है, मॉडलिंग ट्राई कर ले। तो बस मॉडलिंग ट्राई कर ली, और उसमें जब देखा कि अच्छा हो रहा है और मज़ा आने लगा, तो फिर मैंने सब दरवाजे बंद करके मैं यही रास्ता अपनाता हूँ। क्योंकि शुरू से जब मैं फौज में भी गया था तब एक ही बात सीखी कि जब कोई काम उठाओ ना तो उसको 100% करना ही करना है, उसमें 100% दो। तो मेरे को कोई डर नहीं था। अगर उठाया है कोई काम
तो पक्का पूरा मन लगा के करो। मतलब डेडिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा खासा यूज़ हो रहा है आपका। बिल्कुल, बिकॉज़ डेडिकेशन अगर नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचोगे। राइट, राइट। और एक मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिट आपको इसका भी मिला होगा कि बिकॉज़ आप हमेशा फिट थे और ये जो फ़िटनेस वाला पार्ट मैं आपका देख रहा था कि आप ऑलमोस्ट हर दिन कम से कम 5 से लेके 7 किलोमीटर आप रन करते हैं, ओके? तो और बाकी वर्कआउट भी करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये वर्कआउट आप पे कितना हेल्पफुल रहेगा अभी? ये मैं बताता हूँ, हमेशा फिट नहीं रहा। मैं फ़ौज में चोट लगी थी मेरे को नेक पे और पीठ में, तो जिसकी वजह से मैं लो मेडिकल कैटेगरी हो गया था। तो उसके वजह से डॉक्टर ने मेरे को मना किया है कि मैं स्विमिंग नहीं करना, वेट्स नहीं उठाना, टू व्हीलर नहीं चलाना। ओहो! और मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन था। स्कूल में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया हुआ हूँ एथलेटिक्स में। उसके बाद मैं एनडीए चले गया तो सब छूट गया। तो सडनली एकदम से ज़मीन हिल गई थी कि एकदम से एक्टिव आदमी बोला कुछ नहीं कर सकते, ना आप टेनिस खेल सकते हो, ना आप स्क्वॉश खेल सकते हो, ना आप भाग सकते हो। तब मैं वेट इंक्रीज़ किया, तब मैंने आई बिकेम 95 केजीज़। ओहो! तब मेरे को एक डॉक्टर मिले, ही वाज़ सिविल में एक डॉक्टर थे, उनके पास गया था मैं। अच्छा। तो बहुत डिप्रेस था मैं कि भाई अल्लाह भाई तो कुछ ख़त्म ही है, अब क्या करूँ? तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को समझाया और उसके बाद से अगले दिन से मैंने गोल्फ शुरू किया। हल्के-हल्के अपने आप को मोटिवेट किया, थोड़ा-सा गोल्फ सीखा, फिर हल्के-हल्के वेट्स उठाए, 1 केजी, 2 केजी, थोड़ा वॉक ज़्यादा की, करते मैं इस लेवल पे पहुँचा कि इतना कॉन्फिडेंस हुआ मेरे को कि हाँ, ये मैं अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हर रोज़ मतलब मोटिवेशन तो हर रोज़ चाहिए चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के भागना, 5-7 किलोमीटर भागना, 1 घंटा जिम करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और जब आपको पता है कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और सब कुछ देख-दाख के करना है, तो और ध्यान से करना पड़ता है। मोटिवेशन मेरे को कभी कमी नहीं रही, बिकॉज़ मैं हमेशा हर रोज़ अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि कल जो किया था उससे आज बेहतर कैसे कर सकता हूँ। राइट। यही चीज़ मेरे को हमेशा हर रोज़ एक-एक स्टेप आगे बढ़ाती है। हाँ, हाँ। मुझे ये बताइए कि लोग आपको वैसे भी देखते हैं और एक अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि अब आपको एज़ अ हीरो, एज़ अ एक्टर देखते हैं आपको और डेफ़िनेटली आपकी स्किन की तरफ हर किसी का ध्यान जाता है, आपके बालों की तरफ हर किसी का ध्यान जाता है। तो अभी तक आप स्किन का केयर कैसे करते हैं अगर मैं पूछूँ आपसे कि? फ्रैंकली टेलिंग, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, पहले फ़ौज में थे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, चलते जा रहे हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। कहीं कभी-कभी हाई एल्टी में होते थे तो होंठ फट गए तो कोल्ड क्रीम लगा दी, काम खत्म हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और काम करता हूँ और हर रोज़ इतने सारे केमिकल्स आपके फेस पे लगते हैं, इतने सारे केमिकल्स बालों पे लगते हैं। मेकअप्स वगैरह। हाँ, इतने सारे कुछ बालों में भी लगता है, बिकॉज़ कभी बालों को चिपकाया जा रहा है, जब ब्लो ड्राई किया जा रहा है, कभी उसको कर्ल किया जा रहा है, उस पे जेल लगा रहे हैं, बाकी सारे केमिकल्स लग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और जब आप कैमरा के सामने हो तो थोड़ा भी फ्लॉ जो है वो बहुत बड़ा होके दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया और यही सोच के ही कि अभी जैसे हल्के अपने आप को देख रहा हूँ, जैसे एज हो रहा हूँ, तो अब दिमाग में आता है कि क्यों नहीं मैं कुछ ना कुछ अपने आप को ट्राई करूँ और बेहतर लुक देखूँ। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन मैं लूँगा। अच्छा मुझे बताइए जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे 50-60 के आस-पास होते हैं, एक्टर वगैरह होते हैं, ये लोग इन जनरल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में कितना मतलब कि फ्रीली बता पाते हैं और क्या लगता है ये हाइड करते हैं या फिर अच्छे खासे बात कर लेते हैं? कि जैसे आपने जैसे कि दीपिका पादुकोण मैम के साथ भी काम किया है, अमिताभ बच्चन सर के साथ भी काम किया है। तो क्या लगता है मतलब ये ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं इस बारे में? फ्रैंकली बाहर कोई खुला बात करता नहीं है अच्छा। कि इसके बारे में कि हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो कायदे से देखा जाए तो हम जो नॉलेज मिलता है हमें, वो सब कुछ इंटरनेट से ही मिलता है कि अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ रील्स देख लेते हैं लोग। लेकिन देखा है कि इस इंडस्ट्री में लोग खुल के बताते नहीं हैं कि वो अपना क्या कर रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? सर कभी आपने ऐसा कोई ट्रीटमेंट लिया हो जो आपको अच्छा लगा हो कि ठीक है मुझे इन्फ्लुएंसर से देख के या फिर किसी के बता के और उसके बाद लगा कि नहीं वो ट्रीटमेंट तो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, बिकॉज़ इससे पहले मैं कभी ट्रीटमेंट लिया नहीं। तो लेकिन हाँ, दिल में हमेशा चाह रही है कि इसको मैं और जानूँ और क्या होता है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको नेट से पता लगती रहती है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, और न्यूज़ में भी आता रहता है। तो बहुत हमेशा चाह रही है कि व्हाई नॉट, जब इस फील्ड में हो आप, तो क्यों ना उसको किया जाए। ट्राई किया करें और बेहतर दिखें। सर आपकी जो दाढ़ी बड़ी फेमस है,
ओके, साल्ट एंड पेपर अपियरेंस वाली दाढ़ी। ओके, और ये सजेशंस कहाँ से आया था मतलब कि मुझे दाढ़ी रखनी चाहिए और इतनी रखनी चाहिए? मीन्स आप हमेशा ग्रूम्ड रहते हैं और आपके मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ देखे थे। इट्स लुकिंग लाइक अमेजिंग। मैंने आर्मी छोड़ी थी 20th ऑफ मई 2016। 16 ओके। 21st ऑफ मई 2016 से मैं शेव करना बंद कर दिया था, ओके, क्योंकि बस उसके आप पहले हमेशा शेव करना पड़ता था। तो मैंने बहुत हो गया यार, अभी आना आराम से रिलैक्स करो। तो तब ये सॉल्ट एंड पेपर लुक निकला। तो मैं ऐसे लोकल बार्बर के पास गया था, तो उसने बोला बहुत अच्छा लुक लग रहा है आपका, ये कबाली जैसा लग रहा है। तो कबाली मेरे को मालूम ही नहीं था क्या होता है। पता लगा उसने दिखाया कि मूवी है जिसमें रजनीकांत हीरो हैं, कबाली। कबाली। तब क्योंकि मैं बिल्कुल मूवी वगैरह नहीं देखता था, तो मैं लुक तो अच्छा है, मैंने ठीक है तू ठीक कर दे उसको। उसने थोड़ा अच्छा शेप शूप दिया तो मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मैंने मॉडलिंग शुरू की, तो ये जो शेप थी दाढ़ी की और ये लुक था, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। तो मैं तब से इसी में फिक्स हो गया हूँ कि इतना ही मेरा ट्रिम रहता है। हाँ, हाँ। आप कुछ मूवीज़ में अप डाउन करके करना पड़ता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, वो अलग बात है, लेकिन बट जनरली मैं इसी लेंथ पे फोकस रहता हूँ। सर जैसे अभी एज अराउंड 48-50 के आसपास आपकी एज है। आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में अभी तक क्या सोचते हैं और क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं मुझे पूछो आप, मैं आपका उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एज 53 है, ठीक। और अभी तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आते आपके पास जैसे आ रहा था, सोच रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब मेरे दिमाग में आया, मैं कुछ जब कहीं जाता हूँ तो उससे पहले थोड़ा बहुत रिसर्च भी करता हूँ, और कुछ लोगों ने इनपुट्स भी दिए थे हाँ, कि हाईफू हाइफू ट्रीटमेंट। हाईफू का बीच में थोड़ा सा चला, हाईफू क्या है, हाईफू क्या है। तो फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया कि है क्या भाई हाईफू, क्योंकि डर लगता है कटवाने कटूने से, बहुत डर लगता है फ्रैंकली कि पता नहीं क्या कटेगा और क्या निकलेगा उसके अंदर। राइट, राइट, राइट। तो यही मैं सोच रहा था कि हाईफू जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं। करेक्ट। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि कोई ट्रीटमेंट फेस पे करा रहे हो अगर, हाँ। क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, कौन सी एज में करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती। राइट। देखिए जब सर आ रहे थे ना तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम इस तरह से लंबे कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन सर ने बोला कि हम क्या बातें कर रहे हैं क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। ओके, और डेफ़िनेटली तभी हम उसके बाद में हमने प्लान किया और कि ये सारी बातें एक कैजुअल वे में आपके पास में ही जानी चाहिए बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो एंटी एजिंग के बारे में जो है वो सबको पता होना चाहिए। और जैसे सर ने बोला कि हाईफू ट्रीटमेंट के बारे में, देखिए सर हाईफू ट्रीटमेंट का मतलब है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अगर हम स्किन की बात करें तो 30-35 के आसपास हमारी स्किन के अंदर ना एजिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। वो दिखता नहीं शुरू में, लेकिन चेंजेस आपकी स्किन में होना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो मेन फैक्टर बनता है ना सर, वो आपकी फिल्म में बनता है, जो सनलाइट की वजह से होता है। सनलाइट की वजह से जैसे एग्जांपल हमारे स्किन के अंदर एक कोलेजन प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन है, ये दोनों ही का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। एंड ओवर द टाइम क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर कोलेजन बनना ही बंद हो जाता है या कम हो जाता है, मन तो नहीं होता है, बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर हल्का सा वॉल्यूम लॉस कम होता है, वॉल्यूम लॉस होता है तो फिर स्किन के अंदर ऐसे लेक्सिटी आना शुरू होती है, ऐसे लगता है कि वो प्लम्पी नहीं रहा मेरे, है ना। सेकंड क्या होता है कि स्किन एक होल्ड होता है, कहीं पर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं स्मेश लेयर। तो वो जो होल्डिंग वाला पार्ट है वो भी लूज हो जाता है। ओके, और एक स्किन के अपर लेयर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको बोलते हैं हल्का सा पिगमेंटेशन होना, फाइन लाइन आना या फिर स्किन जो एजिंग स्पॉट्स वगैरह बनना। तो बेसिकली हम इस तरह को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि भाई एक अपर लेयर के चेंजेस, एक मिडल लेयर के चेंजेस और एक डीप लेयर के चेंजेस स्किन के अंदर, और अलग अलग तरह से इनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन हाईफू का था, तो बेसिकली हाईफू एक कह सकते हैं कि एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस होती है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड होता है, और ये अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर कोलेजन को इंड्यूस किया जाता है। और जितने भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं ना सर, उसमें क्या होता है कि अल्टीमेट जो टारगेट होता है वो कोलेजन को इंड्यूस करना ही होता है ना। और कोलेजन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम खा लेते हैं, बट खाने से उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि हम स्किन के अंदर कोलेजन को इंड्यूस करें। अगर कोई भी ट्रीटमेंट जो कि 2 चेंजेस कर रहा हो, वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। या तो स्किन के लेयर को बढ़ा रहा हो, बढ़ा रहा मतलब है कि टर्नओवर को बढ़ा रहा हो, नंबर ऑफ लेयर को नहीं बढ़ा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल हमने स्किन को रिमूव कर दिया, तो स्किन क्या होता है कि लेयर्स ज़्यादा बनाती है हमारी, तो एक नया स्किन जनरेट होता है और एक साफ-सुथरा स्किन आता है और यंग स्किन आता है। एक तो ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया कि स्किन के अंदर अगर वॉल्यूम लॉस हुआ तो उसमें कोलेजन इंड्यूस करना है, और कोलेजन इंड्यूस करने के लिए एक हाईफू ट्रीटमेंट। और हाईफू का जो फुल फॉर्म है वो है, उसको बोलते हैं हम हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। और ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड एनर्जी होता है और काफ़ी सेफ होता है। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी जब देते हैं स्किन के अंदर अलग लेयर में देते हैं, और ये एनर्जी स्किन के अंदर हल्का सा एक मतलब कि एक
कोलेजन को इंड्यूस करना काम करता है और यही एक तरह का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है। फेमस जैसे आपने बताया इसलिए फेमस होता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक ही नॉन इन्वेजिव होता है और इसका ऐसा भी नहीं होता है कोई आपको कि डाउन टाइम है, जैसे अगर आप आए हैं तो कल भी आप शूटिंग के लिए जा सकते हैं। और इसका इफेक्ट है कि एक एक्टिव कोलेजन स्किन में बन रहा है ना सर, तो इसका मतलब है कि वो कोलेजन कहीं ना कहीं स्किन में रहेगा और आपको एक नेचुरली आपके स्किन के अंदर एक कह सकते हैं कि वॉल्यूम लाने का काम करेगी। हाँ, जैसे अगर आप फिलर की बात करें तो फिलर क्या करता है कि स्किन के अंदर एक उस वॉल्यूम लॉस को फिल करने का काम करता है, लेकिन कोलेजन इंड्यूस नहीं करेगा उसके अंदर। तो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं इसका, और ये भी है कि इसको 6 महीने में एक बार करना होता है ना। तो सारी चीज़ें इसके फेवर में है और नो डाउट ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होते, लेकिन आपके स्किन को स्टेबल करने में ज़रूर होता है। और ये ट्रीटमेंट होता है जो 30+ के आसपास किया जा सकता है उसके बाद में। और ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर इसको आपने किसी स्टेज में बंद कर दिया तो आपका स्किन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने वाला है या उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ऐसे कभी नहीं होता। तो आराम से प्लान कर सकते हो आप। डॉक्टर फिर इसमें और फिर बोटॉक्स में क्या फ़र्क होगा? देखिए बोटॉक्स क्या होता है कि हमारी स्किन में जैसे कि फाइन लाइंस बनती है और ये फाइन लाइंस दो तरह की होती है। एक तो होती है स्टैटिक लाइंस। स्टैटिक लाइंस होती है जो कि कोलेजन के ब्रेकडाउन की वजह से होती है, वॉल्यूम लॉस की वजह से होती है और इन जनरल हम देखते हैं कि यहाँ पर नज़र आती है ना। और ओवर द टाइम ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है क्योंकि ग्रेजुअली आपका स्किन के अंदर वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो ये तो हो गया स्टैटिक लाइंस, जो हम आराम से बैठे हैं जहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, दे आर स्टैटिक लाइंस। एक होता है डायनेमिक लाइंस, मीन्स अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं या फिर सैड हो रहे हैं, तो फेस पे कुछ मसल्स की वजह से लाइन बनती है और ओवर द टाइम क्या होता है कि मसल्स ज़्यादा ओवर एक्ट करती है स्किन पे, तो उसकी वजह से ज़्यादा लाइन बनती है। तो इन लाइंस को कम करने के लिए इस मसल्स को हम पैरालिसिस करते हैं। पैरालाइज करने के लिए बोटॉक्स होता है। तो बोटॉक्स का स्पेशली काम होता है सिर्फ मसल्स को पैरालिसिस करना। ओके, तो अगर लाइन ज़्यादा बन रही है जैसे यहाँ पर, और जब आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं और लाइन ज़्यादा बन रही है तो वहाँ पे बोटॉक्स होता है। और हाइफू जो होता है ना वो हमारे स्किन के अंदर एक अच्छी एनर्जी देने का काम करता है। आप जो ये बता रहे थे हाइफू, हम्म। ये नॉन सर्जिकल बताया। करेक्ट। ऐसे और भी नॉन सर्जिकल हैं चीज़ें जो आप कर सकते हैं फेस पे या हाँ, देखिए अगर बात करें जैसे हमारी स्किन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एजिंग वाले, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ठीक रहता है और करना चाहिए पहले, क्योंकि सर्जिकल ट्रीटमेंट तब करते हैं जब लगता है कि ज़्यादा ही चेंजेस हो गए, जैसे फेस ज़्यादा ही ड्रूप हो गया है, तो वहाँ पे लिफ्ट के लिए हमारे पास में फिर सर्जिकल लिफ्ट के अलावा ऑप्शन नहीं होते हैं या फिर इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइफू के अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं MNRF। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी दोनों होती है और स्किन के अंदर एक अच्छा सा एनर्जी दिया जा सकता है फुल फेस में। अगेन दैट कैन बी इंड्यूस कोलेजन, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है कि हाइफू क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर एक डेप्थ तक जा सकता है, हमारे पास में अच्छा कंट्रोल होता है, लेकिन उसमें जितनी नीडल होती है उतना ही जा पाता है। तो नीडल रफली 2 मिलीमीटर के आसपास तक हम दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है MNRF में। उसी तरह एक होता है CO2 लेज़र, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, वो भी स्किन के अंदर एक अच्छा एनर्जी देता है। देखिए पर्पज़ सबका यही है, कोलेजन को इंड्यूस करना या कंट्रोल डैमेज करके कोलेजन को इंड्यूस करना। तो ये सारे कह सकते हैं डिवाइसेस होती है। एक इसको बोलते हैं थ्रेड लिफ्ट। अगर लगता है ड्रूपिंग ज़्यादा हो रही है और एक अच्छी एनर्जी देने के बाद भी अगर लिफ्टिंग हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ थ्रेड्स वगैरह होते हैं, तो वो थ्रेड्स हम डाल सकते हैं जो कि स्किन के अंदर एक कह सकते हैं कि एक एंकरिंग का काम करेगा। तो कुछ थ्रेड्स यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। सो दीज आर कॉमन आई कैन से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो कि एक्टिव होते हैं, मतलब एक्टिवली आपके स्किन के अंदर कोलेजन बनाते हैं, ओके। है ना। और जो फिलर होता है वो एक्टिव नहीं है, वो तो सिर्फ आपको एक अच्छा वॉल्यूम दे सकता है, वो एक टेम्परेरी वॉल्यूम दे सकता है। डॉक्टर आपने ना बीच में फिलर्स के बारे में भी बोला था, ये फिलर्स क्या होते हैं और इसमें भी सुना है कि इसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर फिलर्स क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि कोलेजन हमारी बॉडी में कम हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में एक आर्टिफिशियल शुगर डेरिवेटिव होता है, उसको बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड, HA बोलते हैं उसको। और ये HA हमारी बॉडी में ही होता है, हमारी स्किन में ही होता है, और ये कह सकते हैं कि स्किन के अंदर कोलेजन के बीच में जो गैप्स वगैरह होता है उसको फिल करने का काम करता है ना। कोलेजन को तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि कोलेजन एक कह सकते हैं कि एक हमारा जो प्रोडक्ट होता है स्किन का, और हम एक ऐसा जो प्रोडक्ट स्किन में डालना चाहते हैं वॉल्यूम को वापस रिकवर करने के लिए, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो हमारी स्किन के लिए। तो उनमें सबसे अच्छा ये हाइलोरोनिक एसिड ही होता है और इसी के कुछ सिरिंजेस वगैरह होते हैं और हम स्किन के अंदर उसको फिल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल फिलर की बात करें तो कहीं भी मतलब डाल सकते हैं स्किन के अंदर, स्किन के जैसे फेस पे कर सकते हैं, अगर किसी को जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं, बट इम्प्लांट में कर सकते हैं, कहीं भी लगता है वॉल्यूम लॉस हो सकता है तो वहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि अगर किसी चीज़ को आपको एनहेंस करना है तो भी किया जा सकता है।
जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि लिप्स को एनहेंस करना चाहते हैं, तो लिप्स एनहेंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या नोज़ को थोड़ा सा रीशेपिंग करना है, दैट ऑल्सो कैन बी डन। मीन्स ये सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है। अगर हम बात करें एंटी एजिंग में फिलर में कहाँ-कहाँ डाल सकते हैं, तो वी कैन पुट मोस्ट ऑफ टाइम लाइक अंडर आई जो एरिया होता है, वहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया काफ़ी जो है वो अगर सेगी हो जाता है स्किन, तो वहाँ पर वो एक ऐसे लगता है जैसे कि आपका फेस थोड़ा-सा स्लीपी सा फील होता है, तो वो चीज़ नहीं हो तो वहाँ पे अंडर आई पे डाल सकते हैं। या फिर जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स वगैरह होते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए तो वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर फेस को लिफ्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं फिलर्स। और जनरली ये काफ़ी सेफ होते हैं। देखिए अगेन लाइक जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी की बात करें तो जनरली उस डॉक्टर से कराएँ जो कि रेगुलर करते हैं और जिनके पास में ठीक-ठाक सही डिग्री हो, मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए, इनसे करवाएँ। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 6 मंथ से लेके 2 साल के बीच तक रहता है ना? स्किन का फिलर का पार्ट। वो डिपेंड करता है कि हम फिलर किस कंपनी का यूज़ कर रहे हो, किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, इसमें अलग-अलग तरह के फिलर वगैरह आते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो फिलर का प्लान किया जा सकता बट साइड इफ़ेक्ट से बहुत लोगों को डर लगता है और लेटेस्ट अभी आपने सुना भी होगा थोड़ा दिन पहले एक सेलिब्रिटी थे, उनकी डेथ हो गई, तो काफ़ी कुछ डिस्कशन चला था कि ये ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मतलब इससे डरना चाहिए या क्या है इसके बारे में? है। डर तो रहना चाहिए और सेकंड है कि आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड है कि आप किससे करा रहे हैं, अगर डॉक्टर से करा रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो सेफ ज़्यादा रहेंगे और कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है आपको, तो आप हमेशा डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए, ताकि उसको अर्ली स्टेज के ऊपर हम जो है वो मैनेज कर सकें। क्योंकि ये अर्ली स्टेज में हर चीज़ मैनेज हो जाती है। ये कह सकते हैं कि 99% चांसेस है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं होने देंगे, ओके। डेथ की बात करें तो सर डेथ कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मीडिया में आता है जनरली मैंने देखा है कि ज़्यादा ही कुछ बता देते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर जो सेलिब्रिटी जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ पहले एक डेथ हुई थी, तो वो मान के चलिए कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की वज़ह से नहीं हुई थी वो। और उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो कुछ था जैसे कि कुछ इंजेक्शन का पार्ट था, आईवी ड्रिप्स वगैरह लिए थे और जनरली उससे ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, डेथ अगर हो सकती है अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है तो कोई, तो वो इमीडिएट डेथ हो सकती है उसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें कि जो लाइपोसक्शन करते हैं, तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 15 से लेके 20,000 पीपल में से एक जने को डेथ हो सकती है वहाँ पर। श्योर। हाँ, वैसे एक बट लिफ्ट जो कि जनरली स्किन पीपल होते हैं वो ज़्यादा कराते हैं फीमेल्स, वहाँ पे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस है, वहाँ पे 3 से 4,000 में एक जने को डेथ हो सकती है और ये काफ़ी से सेलिब्रिटीज़ वगैरह अभी कुछ दिन पहले एक इस्तांबुल में कोई सेलिब्रिटी गई थी वहाँ पर और शी वाज़ वेरी पॉपुलर और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई बिकॉज़ शी अंडरगॉन सम काइंड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से डेथ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बाकी जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जनरली काफ़ी सेफ होते हैं। हो सकता है कि स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट अगेन जनरली वो सेफ होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हुँ। कॉस्ट। अभी हम देखते हैं एड्स इतने आते हैं आजकल पेपर में, पैम्फलेट्स आ रही हैं कि यहाँ से आप करवाओ तो 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे वेरिएशन, कहीं पे 1,00,000। तो इसमें इतना वेरिएशन कैसे है और आम आदमी कैसे जाने कि मतलब कौन सही डॉक्टर है और कहाँ जाना चाहिए? बिकॉज़ जनरली हमारा टेंडेंसी होता है अरे ये तो 2,000 में कर रहा है और यही का यही चीज़ दूसरी जगह पे 10,000 माँग रहा है। करेक्ट। तो मैं यहाँ क्यों ना करवाऊँ? हाँ, अगर कॉस्ट की बात करें तो 3-4 फैक्टर है जो आपका कॉस्ट को डिसाइड कर सकता है। फर्स्ट डॉक्टर की अपनी फ़ीस, है ना? तो डॉक्टर जितना कह सकते हैं कि ट्रेंड होगा या फिर जो एक जेन्युइन डॉक्टर होगा अपनी डिग्री के हिसाब से या फिर अपने आप को लिफ्ट करने के लिए, वो जो है वो एक सर्टेन अपनी कॉस्ट रखता है। ओके, सो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट रख सकता है आपका। जैसे कि अगर हम एक बात करें कोई डॉक्टर है जो कि एक सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए वो 5,000 भी ले सकता है और 10,000 भी ले सकता है। पहली बात तो ये, सेकंड है कि वो कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। जैसे फिलर की बात करें तो फिलर अलग-अलग जो है वो कंपनीज़ के आते हैं। तो एक अच्छी कंपनी जो लगता है उसके पीछे अच्छा रिसर्च है, अच्छा बैक है उसका, तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छी कॉस्ट में जाएगा। और उसी तरह से अगर कोई चाइनीज़ वगैरह इस तरह का जो फिलर वगैरह आते हैं, तो जिनके पीछे कोई भी रिसर्च नहीं है ज़्यादा, तो वो एक ग्रे मार्केट में या फिर ब्लैक मार्केट में कह सकते हैं कि वो तो किसी भी कॉस्ट में दे सकते हैं उसके अंदर, है ना? एक होता है जैसे लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन द लेज़र ट्रीटमेंट्स जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड लेज़र होती है वो काफ़ी अच्छी कॉस्ट में आती है क्योंकि उसके पीछे अगेन रिसर्च होता है और वो अपने उस लेज़र को अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं या फिर लेटेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक कॉस्ट कैसे ज़्यादा हो सकता है या कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमल कॉस्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई दूसरे जो ग्रे मार्केट में लेज़र वगैरह होती है, वो बहुत ही कम होती है। सर मैं बताऊँ आपको कि एक लेज़र किसी ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख का भी आ सकता है और एक 1 करोड़ का भी आ सकता है। अच्छा। तो यहाँ पे वेरी करता है। तो यहाँ पे आपका रिसर्च वो ज़्यादा ज़रूरी है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तव में ये कॉस्ट क्यों है और वो क्या वास्तव में जस्टिफाई है या नहीं है, है ना? एक कॉस्ट हो सकता है कि ब्रांडिंग की हो। मुझे लगता है कि ब्रांडिंग की कॉस्ट आपको ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए, है ना?
एक अच्छा डॉक्टर चुनिए जो कि आपको एक रिसर्च बेस्ड आपको बता देगा कि आपको ये नीड है। डॉक्टर का आपका अप्रोच अच्छा रहेगा तो आप एक मिनिमल कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी अच्छा आपको दे सकता है, और एक अच्छा पैरामीटर वाला लेज़र यूज़ कर सकता है यूएस एफडीए अप्रूव्ड, जो कि वास्तव में आपको एक अच्छी कॉस्ट में आ सकता है। अभी ये बताओ मेरे को आप, मेरे साथ क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन मेरे साथ, क्योंकि बाकी तो सब मैं अभी बहुत क्लियर हो गया हूँ कि कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए। जी। आप ये बताओ कि मेरे साथ या तो मैं लेट हूँ करना आने में, अभी 53 एज है। अगर मैं पहले करवाया होता थोड़े से सालों पहले तो बेटर रिजल्ट मिलता, या अब भी राइट टाइम? देखिए जनरली स्किन का कह रही है, इंडियन स्किन की बात करें तो 30 से 40 के बीच में जनरली बहुत कम ही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं स्किन के अंदर वो 30 से लेके 40 में काफ़ी हो जाते हैं हमारे, है ना? जितना हम अर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उतना ही कह सकते हैं कि हम आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं, है ना? कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट जितना जल्दी लेते हैं, उतना ही कह सकते हैं कि आप ज़्यादा यंग दिखेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम 50 इयर्स का हो गया और अब मुझे एज को कम करना है, 45 का बनना है, तो आई थिंक वो नहीं हो पाएगा, या बहुत कम हो पाएगा, चांसेस बहुत कम है आपके। सो आइडियली ये होता है कि अगर आप 30 में हैं और आप चाहते हैं कि भाई 36 ईयर्स में भी आप 30 के आसपास दिखें, तो 36 में हो सकता है 30 के नहीं दिखे, बट 32 के आसपास आप दिख सकते हो। तो आपकी इस तरह की एज कम हो जाती है, मतलब आपकी जो फेस की एज कम हो जाती है इन दैट वे। देखिए मेरा अप्रोच बहुत सिंपल होता है, मैं जनरली अपने स्किन को 2 या 3 ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ कंसर्न के हिसाब से। तो जैसे आपकी स्किन की बात करें तो सबसे पहले आपके स्किन के जो अपर लेयर है उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि आई कैन रिमूव लिटिल बिट डलनेस ऑन द स्किन। हालाँकि आपकी स्किन अच्छा है, बेहतर है, बट फिर भी कुछ चीज़ें और ठीक की जा सकती है। और जैसे कि अगर हम अपर लेयर को रिमूव करते हैं तो एक नया स्किन जनरेट होता है। तो आपको एक चेंजेस दिखेगा स्किन के अंदर। यू विल सी कि मेरा स्किन ज़्यादा अच्छा हो गया है, स्मूथ हो गया है, यूनिफ़ॉर्म हो गया है एंड थोड़ा यंग हो गया है, ऐसा आपको फ़ील होगा। सेकंड, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी स्किन के अंदर अगर 50 की बात करें तो 50 के अंदर स्किन के अंदर कुछ कोलेजन का पार्ट कुछ कम हुआ है, तो मैं आपके स्किन में एक एक्टिव कोलेजन इंड्यूस करने का काम करूँगा या कुछ कोशिश करूँगा। तो आपके लिए आई थिंक हाइफू ट्रीटमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे जब आप आए थे और आपका कंसर्न यही था, तो मैं हाइफू ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान कर सकता हूँ कि हाइफू एक अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि नॉन इन्वेसिव भी है, स्टेबल भी रहेगा आपके स्किन के अंदर, ज़्यादा स्टेबल करेगा स्किन के अंदर और ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ओके, सो 2 ट्रीटमेंट मैं आपके लिए स्पेशली प्लान कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई फिलिंग का पार्ट है कि डॉक्टर मुझे लगता है कि अंडर आई मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो हल्का-सा फिलिंग किया जा सकता है वहाँ पर। ओके, और प्लस मैं कुछ मेडिसिन्स आपको दूँगा जो कि आपको इन जनरल आपके स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल स्किन को क्लीन करने में या स्किन को रिमूव करने के लिए विटामिन ए होता है, काफ़ी अच्छा होता है। स्किन को रिपेयर करने के लिए विटामिन सी होता है। सो दीज़ थिंग्स वी कैन जस्ट यूज़, और एक अच्छा क्लींजर और एक फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र, और एक सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जैसे मैंने बताया शुरू में कि सनस्क्रीन सन ही होता है जो कि आपके स्किन को ज़्यादा डैमेज करता है। तो एक अच्छा गुड सनस्क्रीन डेफिनिटली हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ हाउ दैट वी कैन प्लान क्वान्टिफाई अर्ली स्टेज जो हमारा एजिंग या फिर हमारा जो अप्रोच है इस तरह का रहेगा। लेटर ऑन वी कैन सी कि क्या-क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड वी कैन ऐड इट। तो दैट मीन्स अगर मैं एज 53 है तो एजिंग में अपना स्लो कर सकता हूँ। अरे यार, अगर अभी भी सही टाइम है मेरे लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है आपका। अभी भी जो एज है उसको थोड़ा एजिंग प्रोसेस जो फेस पे दिखता है उसको स्लो किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है एंड आई थिंक आपके जो प्रोफ़ेशन है उसके हिसाब से ठीक रहता है, और हमेशा ध्यान रखिए सर कि सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सूटेबल हो सकता है, और एक एजिंग ठीक है, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए फेस पे, है ना? वो भी एक एक हाँ। पार्ट होता है आपका ग्लो का, बताऊँ आपका कि हल्का सा एजिंग आपको एक वो मैच्योरिटी देता है, जो कि जिसके लिए आप ना डिज़र्व करते हो जिसको। वो तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि सफ़ेद दाढ़ी है और एकदम स्किन फ्लॉलेस है तो वो भी एकदम अलग से ही दिखता है। बी काइंड ऑफ बैलेंस। हाँ, डॉक्टर ये बताइए, आपने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो मेरे एज के आते होंगे लेकिन चाहते होंगे कि एकदम यंग दिखें, 30-35 के दिखें, एकदम फ्लॉलेस स्किन। ऐसे लोग मतलब आप कैसे डील करते होगे उनके साथ? बिकॉज़ ये जिस तरह आपने बताया कि अगर मैं सही टाइम पे आया होता तो थोड़ा स्लो कर लेता था, बट दिस टाइम पे वापस 10 साल पुराना पहले का स्किन बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। सर आइडियली तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से हम क्या अचीव कर सकते हैं। ओके, तो एक अच्छा काउंसलिंग, एक बैठ के डिस्कशन होना ज़रूरी है। देखिए सारे डिस्कशंस हमने रिकॉर्ड किए आज, है ना? और मोस्ट ऑफ टाइम यही डिस्कशंस मैं हर पेशेंट से करता हूँ, है ना? तो कोई बोलता है डॉक्टर मैं 50 का हूँ क्या, 30 का दिख सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर बड़ा साइंटिफिक होता है कि आप नहीं दिख सकते, है ना? आप अगर दिखने की कोशिश करेंगे तो भी आप पकड़ में आ जाओ क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग नेचुरल। ओके, और काफ़ी ऐसे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह कि वो उतने अच्छे नहीं दिखाई पा रहे,
दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो पहले 6 महीने पहले था ट्रीटमेंट से पहले उतना ही ठीक था ये, और लोग उसको धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लिमिटेशंस क्या है, ओके, और हम क्या अचीव कर सकते हैं, और आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए ताकि क्या नीड है उसको अच्छे से एड्रेस कर पाए, है ना? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ। तो और मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपका एज कम कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पार्ट को मैं एड्रेस करूँ जो कि वास्तव में आपके लिए कंसर्न है, कि डॉक्टर मेरे को ये लाइन ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो फिर मेरा टारगेट वही होता है कि इस लाइन को कैसे कम किया जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आता है कि डॉक्टर आई हैव सम काइंड ऑफ लाइन्स ओवर हियर, वो कैसे कम किया जाए। तो एक छोटे-छोटे पार्ट को पकड़ के और उसको हम ट्रीट करें, और होलिस्टिकली हम देखेंगे कि हमारा स्किन बेहतर होता है। और सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके लाइफ़स्टाइल से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है, कि एजिंग ये सारी चीज़ें हैं, सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले आता है कि आपका लाइफ़स्टाइल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि खाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे बीच में कि भाई आपको सिर्फ सैलेड लेना है, तो ये ज़रूरी है कि हम खाने में ध्यान दें और अच्छा वर्कआउट करें। 5 किलोमीटर दौड़ना आपको भी ज़रूरी है, और ये सबसे बेस्ट एंटी एजिंग होता है सर। हम बेस्ट एंटी एजिंग तो मेरे को लगता है जितना पसीना निकालेंगे उतना यंग ही दिखेंगे। वही ग्लो करेगा आपके स्किन के अंदर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बाकी सब, लेकिन हाँ, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा स्पेशली मेरे लाइन में जिसमें मैं काम करता हूँ, तो थोड़ा रिक्वायरमेंट बन जाता है। बन जाता है। इसलिए हम इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये चेहरे का तो पूरा हो गया, लेकिन चेहरे पे एक बियर्ड भी है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? और अगर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन हाउ शुड आई इम्प्रूव माय हेयर ग्रोथ हेयर आल्सो? राइट सर, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक आपका जो फेस में जो बियर्ड का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और मैं सर्च कर रहा था तो आपके बियर्ड के ऊपर मतलब काफ़ी कमेंट्स थे कि आपकी बियर्ड बड़ी अच्छी लग रही है। देखिए, बियर्ड में अच्छी बात ये होती है हमारे कि ये हॉर्मोन्स के वजह से यहाँ के हेयर फॉल नहीं होता है, ओके। इनफैक्ट हार्मोन की वजह से यहाँ के बाल अच्छे होते हैं, है ना? जैसे यहाँ के बाल चले जाते हैं हॉर्मोन्स, मतलब यहाँ पे हार्मोन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। बट इन जनरल जैसे एग्जांपल हम एक अच्छा केयर करें, जेंटल वॉश होना चाहिए आपका, और ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी बियर्ड की। प्लस अगर हमें लगता है कि कुछ ग्रोथ कम हो रही है, तो जैसे कि निनॉक्सिडिल वगैरह वी कैन यूज़ इट लिटिल बिट, जो ग्रोथ को हल्का सा इंड्यूस कर सकता है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वाले पार्ट को अच्छा रखें, ओके, क्योंकि एक जनरल बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छे प्रोटीन की नीड होती है, और मिक्स प्रोटीन की नीड होती है, जिसके अंदर आपका वेज प्रोटीन भी हो सकता है और नॉन वेज प्रोटीन भी हो सकता है, और अदर जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट होता है वो भी होना ज़रूरी है, वो मल्टीविटामिन्स का पार्ट होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ दैट वी कैन जस्ट हैव। अदरवाइज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होता नहीं है कि हमें बियर्ड के लिए कुछ ग्रोथ एक्स्ट्रा करने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट की नीड होती नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, पहली बात। और सेकंड, जिसके बाल थोड़े कम आते हैं एग्जांपल, तो उसका भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें फिर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। मीन्स यहाँ से बाल निकाल के या चेस्ट से बाल निकाल के हम बियर्ड को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। इन जनरल ऐसा न्यू हेयर आने वाले नहीं है कहीं पर, तो इतना ही ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि पॉसिबल इसके लिए हो सकता है। तो जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह से सेम बियर्ड का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, यहाँ से पीछे से बाल निकाल के एक अच्छे एंगल के साथ में बाल डाल देते हैं इसके अंदर, और वो बाल इस तरह से डालते हैं जहाँ बिल्कुल पता नहीं चलता है, जैसे कि जो नॉर्मल हेयर होते हैं उसके बीच बीच के अंदर हम जो है वो बाल डाल देते हैं। के, तो उससे आपका बियर्ड का थिकनेस और ये सब मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट, आपका एक लुक अच्छा स्ट्रॉन्ग आ सकता है उससे। एक और चीज़ है डॉक्टर, जो आजकल हम इंटरनेट पे देखते हैं, रील्स में देखते रहते हैं, बहुत तरह के स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन ये चलता रहता है कि ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। अब समझ ही नहीं आता उसमें कि क्या करें। सुबह खाली पेट ये पीना है, रात को सोने के पहले ये पीना है, दिन में सुबह ये लगाना है, रात को ये लगाना है। और मेरे जैसा आदमी जो जिसके फेस पे मेकअप भी लगता है और बालों में केमिकल्स भी लगते रहते हैं शूट के लिए, तो क्या फॉलो करना चाहिए मेरे को? नॉर्मल डे टू डे रूटीन क्या होना चाहिए मेरा, स्किन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े? राइट, देखिए सर, आजकल जो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा ये बढ़ गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन जो शॉपिंग वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आइडियली आपको सबसे पहले एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, ओके। और उसके बाद में आपको एक मिनिमल जो डॉक्टर बताते हैं आपको केयर वाला पार्ट, उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, कितना परसेंटेज कौन सा केमिकल है उसके अंदर, या फिर कौन सी मेडिसिन वगैरह है, आपका स्किन किस तरह का है, कितना यूज़ करना है, उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करना है, उसको यूज़ करने से पहले क्या लेयरिंग होनी चाहिए ताकि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे। देयर आर मेनी क्वेश्चंस आर देयर जो कि आपको ऑनलाइन आपको उसका आंसर नहीं मिल पाए, है ना? मैंने देखा सर, काफ़ी लोग जो रेटिनॉल यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, और
मोस्ट ऑफ पीपल दे विल कम टू मी कि डॉक्टर ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको यूज़ मैंने ऑनलाइन लिया था और ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि स्किन में जो रिएक्शन हो गया है। तो कहने मतलब है कि वो ऑप्टिमली इसको यूज़ नहीं कर पाते, है ना? तो आइडियली ये है कि आप इस तरह से जो है वो मत खरीदिए। आजकल तो मेरे पास में जो ज़्यादातर लोग आते हैं इतना एक बैग भर के लेके आते हैं। मेरा जो एक्चुअल जो कंसल्टेशन होता है वो तो चला ही जाता है वहीं पे। दे विल ब्रिंग ऑल द मेडिसिन्स ऑन माय टेबल कि डॉक्टर ये इतने सारे मैंने बाय किया है, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन-सा कौन कौन सा सा यूज़ करें? तो ये जो रिवर्स अप्रोच है आजकल वो नहीं होना चाहिए इन जनरल, है ना? आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि डॉक्टर मेरा ये कंसर्न है और इस कंसर्न के हिसाब से मुझे कौन-सा मेडिसिन लेना चाहिए। डॉक्टर आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छा आपके लिए और कैसे यूज़ करना है उसको ये सारी बात बता देंगे, तो मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड कि आपका कि स्किन में क्या करना चाहिए इन जनरल। देखिए, आपके जो फ़ील्ड में काफ़ी लोग जो है मेकअप यूज़ करते हैं और आपको डस्ट में भी रहना पड़ता है, धूप में भी रहना पड़ता है, तो इन जनरल क्या होता है कि हमारा स्किन रोज़ डैमेज हो रहा है और रोज़ रिपेयर होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि डैमेज वाला पार्ट ज़्यादा होता है और रिपेयर उतना हो नहीं पाता है। तो ऐसे स्टेज के अंदर हमें स्किन को एक थोड़ा-सा ही नरिशमेंट वाला पार्ट ऐड करना चाहिए। रूटीन बहुत सिंपल है। अपने फेस के अकॉर्डिंग एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए इन जनरल, ठीक है? सेकंड है कि दिन में सनस्क्रीन होना चाहिए। अगर लगता है कि स्किन ज़्यादा ड्राई होता है, तो एक हल्का-सा क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड जो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। स्वेट ज़्यादा होता है आपको तो एक स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो डॉक्टर आपके लिए बताते हैं कि बेटा देयर आर मेनी सनस्क्रीन्स आर देयर। उसके बाद में इवनिंग में बात करते हैं रिपेयर के लिए या करेक्शन के लिए बात करते हैं। ये तो करेक्शन है कि लगता है कोई पिगमेंट ज़्यादा हो गया मुझे स्किन के ऊपर, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे एंटी पिगमेंटरी क्रीम वगैरह यूज़ की जा सकती है। एक होता है कि भई रिपेयर वाला पार्ट कि भाई रोज़ डैमेज हो रहा है, तो उसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है विटामिन ए और एक विटामिन सी। ये 2 सीरम्स फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। विटामिन ए आपके स्किन के अंदर टर्नओवर को बढ़ाने का काम करता है, जो एज ए एंटी एजिंग भी काम करेगा आपके लिए। और विटामिन सी 2-3 तरह से काम कर सकता है। एक तो एंटी एजिंग काम करेगा, कोलेजन को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। सेकंड एंटी पिगमेंटरी भी काम कर सकता है। ओके, और एंटीऑक्सीडेंट तो हाई होता ही है। लेकिन इसका कॉन्सन्ट्रेशन कितना होना चाहिए वो एक बार डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं सारे विटामिन ए है वो जैसे विटामिन सी एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होता है और मैंने देखा है कि लोग 20% या 30% यूज़ करते हैं, स्किन को एकदम से इरिटेट होके आ जाते हैं। और आइडियली रोज़ यूज़ नहीं करना होता है, कभी-कभी बीच में स्किन को गैप भी देना होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्किन साइक्लिंग बोलते हैं हम, कि आपने 3-4 दिन अच्छे से यूज़ कर लिया और 2 या 3 दिन आपने वो गैप दे दिया, ताकि आपका स्किन अपने आप वापस ठीक हो जाए। तो चैलेंज देना, फिर आपकी स्किन को फिर से रिपेयर होने के लिए देना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजी इसी के लिए पढ़ाई करते हैं, वो आपके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप उनको अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं नहीं कर आप उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना? और नो डाउट आपका स्किन का असेसमेंट आपको डॉक्टर है ना देखते ही कर देगा, 4 क्वेश्चन पूछेगा उससे पता चल जाएगा एंड दिस इज़ आई थिंक राइट अप्रोच जहाँ तक मुझे लगता है। और ऑनलाइन मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन पसंद आ रही है तो आप वो उसका फ़ोटो ले जाइए, डॉक्टर्स को दिखा दीजिए और डॉक्टर बता देगा कि आपके ठीक है या नहीं है, या उसको कैसे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जितने भी डाउट्स थे मेरे वो बहुत अच्छी तरह आपने क्लियर कर दिए और जो जितना सुना था आपके बारे में उससे बहुत बेहतर आपने एक्सप्लेन किया मेरे को। एंड जस्ट मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि चलें और शुरू करें। राइट सर एंड थैंक यू सो मच। ये तो मेरा ड्यूटी था कि मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँ और जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ और इसके मैंने वीडियो भी बना रखे हैं और हमारे जो दर्शक है वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को पहले देखते हैं और समझते हैं और अच्छी बात होती है कि चीज़ें समझ के आते हैं तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी होता है। ओके, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वही ट्रीटमेंट प्लान करूँ जो आपके वास्तव में नीड हो और उतना ही ट्रीटमेंट लें जिनकी वास्तव में आपके लिए जो एक चीज़ आपको फेस पे दिख पाए। राइट सर एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है एंटी एजिंग के बारे में तो ज़रूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई जो है वो टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद है कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो डेफ़िनेटली आप लिख सकते हैं। हम नए एक वीडियो बनाएँगे और वापस आएँगे अब नई हस्ती के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे स्किन, हेयर और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। तो आपको एक अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।